से 6 में भी आना है और डेली टेस्ट का टाइम आज 5 बजे ही है, लेकिन कल से वह 6 से 7 होगा। इस क्वेश्चन का डेली टेस्ट कल से शाम 6 से 7 होगा, आज 5 से 6 होगा। चैप्टर वाइज हो रहा है। बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चैप्टर पावर जनरेशन चल रहा है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू साथियों। हम लोग आज आरंभ करेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं हमारा बिहार इलेक्ट्रिसिटी का जो सिलेबस है पर हमने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों से किया है। मैं फिर से आपसे चर्चा कर देता हूँ। PSCL में छात्र ऑनलाइन ऑफलाइन बता दूं कि आपका 50 को जाता है। क्या होता है, फिर से आपको 50 क्वेश्चन आते हैं। अब इस ट्रेड में हम एक एक करके बताते चलेंगे चैप्टर और किस रहता है। 50 क्वेश्चन 12 से 15 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल का रह सकता है और यही नंबर में हम आपको आरंभ में बता दें। प्रैक्टिस किट जो है पब्लिकेशन से आ जाएगा, क्वालिटी बेहतर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले चैप्टर कम से ज्यादा की ओर बढ़ने का प्रयास। सबसे पहले मेरा चैप्टर है साहब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का शाब्दिक अर्थ है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इसी को घरेलू वैद्युतिक उपकरण कहते हैं। किन उपकरण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अपने घरों में करते हैं। इस चैप्टर से साथियों आप कंफर्म हो जाइए, 2 से 3 क्वेश्चन की संभावना बनती है। एक न्यूमेरिकल यहां से हो सकता है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक न्यूमेरिकल यहां से हो सकता है। दूसरा जो है हेलो, दूसरा जो है ध्यान दीजिएगा, दूसरा हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर है अर्थिंग। अर्थिंग से साथियों 2 क्वेश्चन की संभावना बनती है, कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा। तीसरा है हमारा इलेक्ट्रिकल एसेसरीज एंड सर्किट ब्रेकर। यहां से साथियों 4 से 5 क्वेश्चन की संभावना बनती है, यहां न्यूमेरिकल होगा। चौथा महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारा डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग। इस चैप्टर से साथियों 3 से 4 क्वेश्चन हो सकता है,
कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा। 5वें नंबर पर आइए, हमारा इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति। इससे साथियों 4 से 5 क्वेश्चन हो सकता है। यहां पर न्यूमेरिकल गारंटी के साथ रहेगा। 6ठा चैप्टर हमारा ट्रांसफॉर्मर। ये बहुत वैल्यूएबल चैप्टर है। 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल गारंटी के साथ। 3 तो रहेगा ही रहेगा, 2 से 3 न्यूमेरिकल। 7वां चैप्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर। यहां से भी आपका 5 क्वेश्चन तक की संभावना बनती है, न्यूमेरिकल यहां भी रहेगा। 8वां चैप्टर आइए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से भी 3 से 4 क्वेश्चन हो सकता है। यहां भी न्यूमेरिकल निश्चित रूप से रहेगा। 9वां चैप्टर है हमारा सिंक्रोनस जेनरेटर, इसी को अल्टरनेटर कहते हैं। यहां से आपका 2 से 3 क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल भी रहेगा। 10वां चैप्टर है हमारा सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर में साथियों यहां से भी आपका 3 क्वेश्चन तक की चांसेस बनती है, न्यूमेरिकल इसमें भी रहेगा। 11 हो गया आपका डीसी जनरेटर। इसमें साहब 3 से 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी गारंटी के साथ रहना है। फिर आपका डीसी मोटर, यहां से भी 3 से 5 क्वेश्चन निश्चित न्यूमेरिकल रहना है। यानी आपके न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हो गए डोमेस्टिक अप्लायंसेस, फिर आपका हो गया सर्किट ब्रेकर, फिर वायरिंग में बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हमारा साहब आपका न्यूमेरिकल वाला इल्यूमिनेशन, फिर ट्रांसफार्मर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, देन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस, फिर सिंक्रोनस मोटर, जनरेटर, डीसी मोटर। फिर आगे बढ़िए, 13 नंबर में हमारा आता है पावर जनरेशन। चलिए पावर जनरेशन से पहले हम चर्चा कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जो है, इसने सिर्फ सिलेबस में क्या लिखा है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। बहुत सारे छात्र इस बात को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग लिखा है, ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ना है क्या। ऐसी गलतफहमी में मत रहिए। जो सिलेबस बताया जाता है इंडिकेटिव सिलेबस होता है, लेकिन हम उसकी गणना कैसे करते हैं, प्रश्नों के आधार पर करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग से सिर्फ थ्योरी का क्वेश्चन हो सकता है, न्यूमेरिकल नहीं हो सकता है। ये ट्रांसफार्मर का ही एक पार्ट है। यहां से आपका एक क्वेश्चन की चांसेस बनती है, और जो भी क्वेश्चन होगी ट्रांसफार्मर के साथ मिलती जुलती होगी, उसी में पच जाता है। ठीक है, चलिए 14वें नंबर पे नाम दे दीजिए एसी एंड डीसी मशीन वाइंडिंग। यहां से साहब 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें न्यूमेरिकल रहता है साथियों। ठीक है, 15वें नंबर में हमारा आ गया पावर जनरेशन। यही पावर जनरेशन को आप देखेंगे सिलेबस में लिखा है थर्मल प्लांट, हाइडल प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, है ना। ये सारी जो हमारी पावर प्लांट हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। हालांकि ये आपका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है जहां आपकी नौकरी लगनी है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ 4 से 5 क्वेश्चन जो है पावर जनरेशन से पूछा जा सकता है। यहाँ भी न्यूमेरिकल रहता है, लोड फैक्टर से, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर से, इन सभी चीजों से न्यूमेरिकल यहाँ भी पूछा जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मेरा 16वां चैप्टर जो है ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर।
इससे भी साथियों आपका 4-5 क्वेश्चन की संभावना बनती है। यहां भी आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल वाले चैप्टर पता चल गए। 17वां चैप्टर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक ड्राइव। इसमें जो है साथियों न्यूमेरिकल नहीं रहता है, 2 क्वेश्चन तक आपके थ्योरी के पूछे जा सकते हैं। हमने सर्किट ब्रेकर वहां साथ में लिख दिया था, उसी को अलग लिख देंगे तो 18 नंबर वही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या, हाँ अंडरग्राउंड केबल, 18 में अंडरग्राउंड केबल दे दीजिए, अंडरग्राउंड केबल, बस इतना ही आपका क्या है, सिलेबस है। यहां से भी 4 से 5 क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल इसमें भी रहेगा। ठीक है, तो मैंने कहा ना टोटल न्यूमेरिकल आपका 12 से 15 के बीच रह सकता है। 35 क्वेश्चन गारंटी के साथ आपकी क्या होगी, थ्योरी से संबंधित होगी। और जो न्यूमेरिकल अगर आप अभी से मेहनत में लगते हैं तो न्यूमेरिकल आपसे बनेगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। अब आपको ये समझ में तो आ गया कि किस चैप्टर का महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग को उस हिसाब से ध्यान देकर पढ़ना है। आप लोग फोटो भी ले लीजिएगा, ऑनलाइन वाले बच्चे मन होगा तो इसको लिख भी लीजिएगा, बाकी स्लाइड तो हम आपको प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपकी क्लासेस जो होनी है, जो भी छात्र विद्युत बैच के साथ जुड़े हैं, ऑफलाइन जुड़े हैं, उनको ऑनलाइन का एक्सेस ऑटोमेटिक दिया ही जाएगा। विद्युत बैच में जीके छोड़ करके सभी विषयों की पढ़ाई होगी। ठीक है, उसके बाद साथियों विद्युत बैच के छात्रों का भी क्लास 10 से 11 में ट्रेड का चलेगा। इसके अलावे कल से मंगलवार से आपका शाम 4 से 6 भी ट्रेड की क्लासेस होंगी। जो छात्र ऑफलाइन में विद्युत बैच में जुड़े हैं वो भी आराम से शाम में भी आएंगे, सुबह भी पढ़ेंगे। ठीक है, और ऑनलाइन के बच्चों का भी होगा। जो छात्र बुद्ध बैच से जुड़े हैं उनको भी ट्रेड के लिए सेम इसी पैटर्न पर आना है। ठीक है, उनको भी सेम इसी टाइम पर लाइव भी क्लासेस होंगी। जो छात्र सिर्फ कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं उनका 11 से 12 के बीच क्लास चलेगा। ठीक है, जो बच्चे बिजली बैच में जुड़े हैं सिर्फ ऑनलाइन में ट्रेड के लिए, उनका भी यही शेड्यूल पर चलेगा। सभी छात्रों की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस 10 से 11 और 4 से 6 3 घंटे हुआ करेगी। जो कंप्लीट फाउंडेशन में है उनको 9 से 12 और 4 से 6 यानी 5 घंटे आना है। आपकी इच्छा होगी तो 6 से 7 PM में आप प्रैक्टिस के लिए आ सकते हैं। प्रतिदिन 20 क्वेश्चन और उसी समय 10 मिनट 15 मिनट बाद उसका डिस्कशन। और ये वही चैप्टर होगा जो बिहार में पूछा जा रहा है। इसी 18 चैप्टर के प्रश्नों को अगले 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने जब तक बिहार का एग्जाम नहीं होता है करवाया जाएगा। ठीक है, उसके लिए ऑफलाइन में 200 रुपये 20 टेस्ट का लगता है। ऑनलाइन वाले बच्चों को मात्र 299 में प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट पर ब्रह्मास्त्र बैच है, उसके साथ वो जुड़ सकते हैं। तो चलिए मैं पीछे करता हूँ, आप लोग फोटो लेना चाहेंगे ले लीजिए, फिर हम लोग ड्राइव को आरंभ करते हैं। और आपको जो एक्सेस मिल रहा है, जितने ऑफलाइन के छात्र हैं उनको ऑनलाइन का एक्सेस 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। जो सब्जेक्ट्स पीछे पढ़ाई जा चुकी होंगी उसको आप रिवीजन करिए। ठीक है, और हम आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे साथ सामंजस्य बैठा के चलिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। हम यहाँ जो पढ़ाएंगे उसी को घर जाके प्रैक्टिस करिए और उसी के प्रश्न को बनाइए। ये नहीं कि हम यहाँ कुछ पढ़ा रहे हैं, घर जाके आप दूसरा चीज पढ़ रहे हैं, तो आप बैलेंस में नहीं जा पाएंगे। जो करते चलिए उसको कमांड में करते चलिए पूरी तरह से, फिर आपका रिजल्ट हो सकता है। यही पैटर्न को सभी बच्चों को फॉलो करना है। एग्जाम की संभावना मई बाद और जून में संभावित है। अगर चुनाव की डेट जून में अटैच करती हैं तो यह जुलाई में जा सकती है, लेकिन अभी आप मन में मान लीजिए कि मेरा परीक्षा जून के पहले वीक में है। अगर बढ़ जाता है तो एडवांटेज है। बिहार बोर्ड बढ़ाने के मूड में नहीं है। आज जेई वाले बच्चे का थोड़ा प्रयास चल रहा है, आश्वासन मिला है कि जेई की सीटें हम बढ़ाएंगे, लेकिन वह सीटें हम बढ़ाएंगे विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद, उस पर हम चर्चा करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। तो उसी पर बच्चे प्रयास कर रहे हैं
और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी एक राउंड और बहाली आ सकती है विधानसभा चुनाव के पहले ITI वाले बच्चों का, इसकी संभावना भी प्रबल है। अभी हमको थोड़ी देर पहले सूचना मिली है, ठीक है। हाँ, क्योंकि 4000 पद खाली था, 2000 अभी आ गया है, 2000 की संभावना और बन रही है। लेकिन आप लोग मन में ये मत बैठाइएगा कि हम अगला वाला टर्म में देखेंगे, आपको इसी टर्म में सेट हो जाना है। चलिए, तो ये सारी बातें बेसिक हमने बता दी। विद्यार्थी जी, जितनी भी क्लासेस होंगी सभी क्लासेस में आपके बहुत सारे साथी पहले से भी जुड़े हुए हैं, और जो ब्रह्मास्त्र आपका जो विद्युत बैच चल रहा है उसमें भी सभी चैप्टर के प्रश्न, न्यूमेरिकल, संभावित सब हम क्लास में करवा देते हैं। लेकिन अब क्लास में कहिएगा कि पढ़ाइए भी और 20,000 क्वेश्चन भी करवाइए, असंभव है ना साथियों। आप लोग भी इतने बुद्धिमान हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि इस राज्य में कहीं पर भी जितना क्वेश्चन कराया जाता होगा क्लास में उससे 10 गुना ज्यादा मैं आज भी करा रहा हूं, हमेशा से कराते आया हूं, अभी भी कराऊंगा। बाकी आप सब लोग बहुत दुनिया देखे हुए हैं, ऐसा मैं भी मानता हूं। चलिए साहब, चलिए साथियों, उनके पास वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, उनको नया किताब तत्काल खरीदने की जरूरत नहीं है, उसी को फॉलो करना है। प्रैक्टिस सेट 2 से 3 दिन के अंदर आ रहा है, उसको लेके प्रैक्टिस करनी है। बाकी संडे सैटरडे का टेस्ट आप दे रहे हैं, ये सफिशिएंट है। बाकी हम एक सप्ताह के भीतर पहले प्रैक्टिस सेट निकाल लेते हैं, फिर एक सप्ताह के अंदर ही एक नई बुक, पतली बुक हम प्रयास कर रहे हैं निकाल लें, जिससे आपको थोड़ा मदद मिल जाएगा। नया पुराना सभी बच्चे के लिए सेम ट्रीटमेंट है, सेम इलाज है, ठीक है। चलिए साथियों, तो हम लोग आज आरंभ करते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में, ठीक है। कहां से कितने क्वेश्चन मैंने चर्चा कर दिया। सभी छात्र नए पुराने टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी सूचना मिलेगी। हमारे टेलीग्राम का डिटेल आपको मैं बता देता हूं, टेक्निकल ITI बाय आशीष सर। बिल्कुल चलेगा, सारी चीजें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में चलेंगी। इस टेलीग्राम से जुड़कर क्लास की सारी सूचना आपको मिलती रहेगी। हम यही 18 चैप्टर आपको पूरी तरह से करवाएंगे। आइए, इलेक्ट्रिक ड्राइव, ड्राइव शब्द से ही पता चलता है, इलेक्ट्रिक शब्द से आपको यह समझ में आया कि विद्युत की सप्लाई इसमें दी जानी चाहिए या देनी पड़ेगी। तो यह एक ऐसा यंत्र होगा जिसको हमें क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना पड़ेगा, सबसे पहली बात। और दूसरा है ड्राइव।
ड्राइव का मतलब है संचालन, संचालन, संचालन का मतलब है कहीं न कहीं गति से संबंधित है। उसकी गति का साथियों क्या है? नियंत्रण। यानी स्पीड को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब सिर्फ घटाएंगे ऐसा नहीं है, हम आवश्यकता अनुसार घटाएंगे भी और आवश्यकता अनुसार उसको बढ़ाने का भी काम करेंगे। दोनों काम हम यहाँ से करेंगे। तो ऐसा उपकरण, ऐसा संयंत्र जिसमें विद्युत की सप्लाई देनी पड़ती है और सप्लाई देने के बाद उसे हम क्या करते हैं? यंत्र की गति को नियंत्रित करने का काम करते हैं। और इलेक्ट्रिक ड्राइव के रूप में जो सबसे बेहतरीन मशीन है वो आपकी कौन सी है? डीसी सीरीज मोटर है। उसमें गति नियंत्रण बहुत बेहतर तरीके से संभव है। उसमें उसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव के रूप में बहुत ज्यादा किया करते हैं। और आपको ध्यान है कि हम इसका डीसी सीरीज मोटर का सबसे ज्यादा प्रयोग कहां करते हैं साथियों? तो ट्रैक्शन में करते हैं। कहां करते हैं? ट्रैक्शन में। ट्रैक्शन का अर्थ है आपके ट्रेन के संचालन के लिए। ट्रैक्शन, ट्रैक प्लस एक्शन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, ट्रैक प्लस एक्शन, इसी को कह दिया मैंने ट्रैक्शन। अब यहां ध्यान रखिएगा, ट्रैक का मतलब आप जानते हैं पटरी, इसी को रेल भी कहा जाता है। रेल मतलब गाड़ी नहीं समझिए, रेल मतलब पटरी। एक्शन मतलब ट्रैक्टिव इफर्ट, यानी पटरी के ऊपर धक्का का लगना और उस धक्के से गाड़ी की गति का आगे बढ़ना या उसकी स्थिति में परिवर्तन होना। तो ऐसा संयंत्र जो क्या करता है? ट्रैक के ऊपर धक्का के प्रभाव से, फोर्स के इंपैक्ट से अपनी गति करता है और हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। वही हमारा ट्रैक्शन सिस्टम होता है। अब ट्रैक्शन सिस्टम अगर है तो उसमें कहीं न कहीं पहिया लगाना पड़ेगा, उस पहिए में गति देनी पड़ेगी। उस पहिए की गति किसके माध्यम से मिलेगी? डीसी सीरीज मोटर के माध्यम से मिलेगी। अब ये डीसी सीरीज मोटर जो होती हैं, हम विस्तार से डीसी मशीन में इसकी चर्चा करेंगे। समान रूप से आप ध्यान रखिए, इसका टॉर्क क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। इसकी गति भी क्या होती है? बहुत अधिक होती है। साथ ही साथ परिवर्तनीय गति भी होती है, यानी इसका स्पीड क्या होता है? एडजस्टेबल होता है। आप अपने आवश्यकता अनुसार इसकी गति को कम ज्यादा आसानी से करने में सक्षम होते हैं। ये सारी खासियत इसके अंदर है, तब जाकर के इसका प्रयोग हम लोग ट्रैक्शन के लिए किया करते हैं। लेकिन एक छोटी बात जो हमेशा याद रखिएगा, डीसी सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड के चलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर बिना लोड के हम चलाते हैं तो हमारी डीसी सीरीज मोटर की जो स्पीड होती है वो फ्लक्स के क्या होती हैं? व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। लोड नहीं होगा, समान रूप से करंट का मान 0 हो जाएगा। अगर करंट का मान 0 है, आप सब काफी विद्वान हैं, हमारी धारा किसके समानुपाती है? फ्लक्स के समानुपाती है। अगर करंट बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगी, करंट घटेगा फ्लक्स घटेगी। अब जब करंट ही 0 है तो विद्वानों क्या हो जाएगा? अगर करंट 0 है तो फ्लक्स भी 0 है, तो यानी आपका यह भी क्या हो गया साहब? 0 हो गया। विद्वानों जब यह 0 हो गया तो मेरा स्पीड क्या हो जाएगा? स्वाभाविक सी बात है, अनंत होगा कि नहीं होगा? जब बहुत ज्यादा अचानक से गति हो जाएगी तो वह क्या करेगी? मशीन को पूरी तरह से क्षत विक्षत कर देगी, डैमेज कर देगी। हो सकता है आपका फ्लाई व्हील डैमेज कर जाए, टूट जाए। फ्लाई व्हील मतलब समझते हैं क्या होता है? पंपिंग सेट आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो साथियों क्या है, उसमें पीछे एक चक्का जैसा मोटा सा रहता था और वो चक्का घूमता रहता था और उसी चक्के में हम क्या करते थे? नट बोल्ट से क्लैंप फंसाते थे और उसमें फीता लगा के थ्रेसर को चलाते थे। अब फीता को तिरछा करके लगाते थे। अब बहुत बार ग्रीस आप लोग लकड़ी लेकर के बीच में ग्रीस, अब बचपन में आप देखते होंगे मिस्त्री लगा रहा है तो आप भी लगाने घुस गए, उस चक्कर में पता चला खींच लिया आपका हाथ वहां तक। तो हमेशा याद रखना है, गतिशील किसी भी मशीन में ग्रीसिंग करना नहीं चाहिए। जब भी करना चाहिए, मशीन जब अस्थिर अवस्था में हो तब करना चाहिए। सब सुरक्षा के लिए हमको ध्यान में रखना पड़ता है। तो मेरे समझाने का यह तात्पर्य था, कभी भी किसी पर्पस के लिए किसी मशीन का प्रयोग करते हैं तो उसकी गुणवत्ता के आधार पर चयन करते हैं, तभी तो अलग अलग क्वालिटी के लोगों को अलग अलग काम दिया जाता है।
तो ठीक वही बात यहां पर है। तो आपको, हाँ, फ्लक्स साथियों जिस तरह से हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टर से धारा प्रवाहित होती है, ठीक उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में एक परिपथ से दूसरे परिपथ को जोड़ने के लिए क्या होती हैं? फ्लक्स होती हैं। और इसी फ्लक्स की वजह से मेरा एक सर्किट दूसरे सर्किट से लिंक होता है, जुड़ता है, और ये फ्लक्स समान रूप से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, चुंबकीय बल रेखाओं का समूह होता है। जितनी ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं होंगी हमारा फ्लक्स उतना ज्यादा होगा, ठीक है कि नहीं। और यही चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी चुंबकीय पदार्थ के चारों ओर विकसित होती हैं तो उसे हम पूरी तरह से क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जिस क्षेत्र के अंदर अगर आप किसी चुंबकीय पदार्थ को लाने का प्रयास करते हैं तो वह अपनी ओर क्या करती है? उसको आकर्षित कर लेती है। अपोजिट पोल रहेगा तो आकर्षित कर लेगी, सेम पोल रहेगा तो विकर्षित कर लेगी, ये ध्यान रखिएगा। कि अब जरूरत टेक्निकल चीजों पढ़ने की रेलवे ने समाप्त कर दिया। अब रेलवे कहती है डिग्री इंजीनियरिंग का लीजिए, डिग्री आईटीआई का लीजिए, योग्यता तो वही रखेंगे इंजीनियरिंग और आईटीआई, लेकिन आपसे पूछेंगे रीजनिंग, आपसे पूछेंगे मैथ, आपसे पूछेंगे हिस्ट्री, आपसे पूछेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मतलब डिग्री खरीद लीजिए, उसका कोई यूज आपका अब करना नहीं है। समझ गए कि नहीं? बस योग्यता के लिए डिग्री खरीद लीजिए, पढ़ने की जरूरत आपको अब नहीं है। लेकिन बिहार के लिए आपको पढ़ना पड़ जाएगा, मजबूरी है, ठीक है कि नहीं, नौकरी पाने के लिए। आइए साहब, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हमारा ड्राइव होता क्या है। ऐसी प्रणाली जिसका प्रयोग किसी विद्युत मशीन की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है उसे इलेक्ट्रिक ड्राइव कहते हैं। और मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा था यह ड्राइव भी क्या होगा? वैद्युतिक सप्लाई से चलने वाले मशीनों की गति को नियंत्रित करने का काम करेगा। अब हमें कई बार क्या होता है, जैसे आप लेथ मशीन का नाम आपने सुना होगा। लेथ मशीन में कटिंग, शेपिंग, कई तरह का काम हम करते हैं। फिटिंग शॉप में फिटर वाले बच्चों को उसका यूज है। उसमें आपको एग्जैक्ट साइज का, एग्जैक्ट शेप का, एक्यूरेसी के साथ कटिंग मेटल का करना होता है। वहां पर आपकी गति कांस्टेंट होनी चाहिए, अस्थिर गति होनी चाहिए। इस पर्पस से हम वहां पर डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसकी गति क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो जब जहां जिस अवस्था में हमें मशीन की आवश्यकता है और उसके गति को हमें नियंत्रित करना है, वहां हम यूज किसका करेंगे? ड्राइव का, इलेक्ट्रिक ड्राइव का यूज करेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक ड्राइव अपने मन से साथियों गति का नियंत्रण कर लेती है, ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक ड्राइव को भी गति नियंत्रण के लिए कैसे मालूम चलेगा कि आपको 400 आरपीएम चाहिए कि 500 आरपीएम चाहिए कि 1000 आरपीएम चाहिए? इसके लिए भी हमको व्यवस्था करना पड़ेगा। अब इसने जितना दिया है आपके लिए यूजफुल है या नहीं, उसके लिए कंट्रोल करना पड़ेगा। ज्यादा है तो कम करना है, कम है तो बढ़ाना है, ये सारी चीजें हैं। तो समान रूप से आप ध्यान रखिएगा, ऊर्जा के कई साधन हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिक मोटर है, पेट्रोल इंजन है, गैस या स्टीम टरबाइन है। ये सब में कहीं ना कहीं क्या है? गति है। इन सब में मूवमेंट, मोशन होता है। अब इनके भी गति को नियंत्रित करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इलेक्ट्रिक ड्राइव का प्रयोग करेंगे। साथियों, आपके मोटरसाइकिल में भी फ्यूल को नियंत्रित करने के लिए एक यंत्र इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम क्या है? गवर्नर। गवर्नर क्या करता है? फ्यूल इंजेक्शन को नियंत्रित करता है। समझ गए? यानी आपके पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में आपकी क्या है? फ्यूल की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? गवर्नर करता है। तो उसी तरह से यहां गति नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? ड्राइव करेगा। अब ये ध्यान रखिएगा, प्राइम मूवर के द्वारा गति नियंत्रण के लिए ड्राइव को कौन सी ऊर्जा देनी पड़ती है? यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। प्राइम मूवर समझते हैं क्या है? आप लोगों ने पंपिंग सेट कभी अपने जीवन में स्टार्ट किया होगा। हैंडल फंसाते थे, उसका लीवर को दबा करके घुसाते थे, नोजल जो कटिंग था, कटिंग जो नेकलेस स्ट्रक्चर था, फंस गया दांत उसमें,
फिर आप हाथ से घुमाते थे, और जब हाथ से घुमाने के बाद एक लेवल तक घुमा दिए, हल्का स्पीड कर दिए, तब लीवर डाउन कर देते थे, स्टार्ट हो जाता था। तो स्टार्ट होने से पहले उसको जो आपने इनिशियल मूवमेंट दिया है, यही इनिशियल मूवमेंट जो हाथ से दिया वो प्राइम मूविंग है। स्वाभाविक सी बात है, क्या है वो? प्राइम मूविंग है। समझ गए? तो प्राइम मतलब प्रारंभ है, और मूविंग मतलब शुरुआती स्टार्ट की गति के लिए व्यवस्था देना। तो हम प्राइम मूवर को भी क्या करेंगे? यांत्रिक ऊर्जा देने का। आप हाथ से दे रहे कौन सी ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा का प्रारूप है, और फिर जाके वह घूम रहा है। तो यानी इससे क्या समझ में आपको आया? हमारा ड्राइव क्या है? इलेक्ट्रिक ड्राइव तो है, ठीक है, कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इसमें दो चीजें हैं साथियों। देना है सप्लाई इलेक्ट्रिकल का, और काम करेगा कैसा? मैकेनिकल का। यानी काम करेगा किसको नियंत्रित करने का? गति को नियंत्रित करने का, स्पीड को नियंत्रित करने का काम करेगा। यानी इससे स्पष्ट है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। इसका मतलब है द डिवाइस विच कंसिस्ट बोथ प्रॉपर्टीज एज वेल एज इलेक्ट्रिकल एंड आल्सो एज वेल एज मैकेनिकल। ऐसी डिवाइस जिसमें दोनों तरह के गुण धर्म मिलते हैं, या तो इलेक्ट्रिकल भी और दूसरा मैकेनिकल भी, उसे हम क्या कहते हैं साहब? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो सकता है निम्नलिखित में इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस का उदाहरण है। आप एग्जांपल देंगे, आंसर देंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव। आइए साहब, इसके माध्यम से कौन कौन सा काम करेंगे हम? परिवहन प्रणाली, ट्रैक्शन सिस्टम, पब्लिक को ढोने वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहां यूज करेंगे। रोलिंग मिल में यूज करेंगे, पेपर मशीन में यूज करेंगे, टेक्सटाइल मशीन आप जानते हैं, कपड़ा बनाने वाली मशीन, टूल में करेंगे, पंप में करेंगे, रोबोट वगैरह में भी इसका यूज है, उसका भी नियंत्रण करना है। वॉशिंग मशीन में यूज करेंगे। आप टाइमर सेट कर देते हैं, 15 मिनट बाद अपने आप आपका बंद हो जाता है ना? तो ये सारी जो नियंत्रण की चीजें हैं वो आप सबको कहाँ चाहिए? इलेक्ट्रिक ड्राइव चाहिए। अब ये हर जगह अलग अलग साइज का होता है। बड़ी मशीनें हैं, हैवी मशीनें हैं, तो वहां अलग रहेगा। आपका छोटा संयंत्र है तो वहां पर क्या होगा? अलग रहेगा। इस तरीके साथियों ये चलता है। हाँ, आइए साथियों, इसका हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखते हैं कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले मेरा सोर्स है। सोर्स का मतलब पावर सप्लाई, विद्युत की आपूर्ति। इसका मतलब क्या है? विद्युत की आपूर्ति, पावर सप्लाई। विद्यार्थी जी, ये तो सामान्य बात है, आप घर बैठे आनंद लीजिएगा, डाटा तो खत्म होगा ही ना, उसका क्या साधन है? अब 5 घंटे क्लास चलेगी तो मोबाइल में तो आपको थोड़ा रिचार्ज तो कराना पड़ेगा। अब उसमें तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? इतना कष्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप भी जब नौकरी में जाएंगे, अगर एक दिन का भी वेतन आपका कट जाएगा तो आप इतनी गालियां देंगे जिसकी कल्पना नहीं है कि नहीं है? आत्मदाह करने लगेंगे। अगर आप कबूल कर लीजिए कि हम जब तक जीवित रहेंगे हम सरकार से बिना वेतन के काम करेंगे, तो हम भी कुछ कबूल कर लेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करिएगा तो हम भी कैसे कर सकते हैं? चलिए साहब, सप्लाई हमारी क्या है? सप्लाई का मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई, पावर देना, ठीक है? हमारी क्या है साथियों? सप्लाई। कौन सी सप्लाई? इलेक्ट्रिकल सप्लाई। अब ये सप्लाई किसको दिया हमने? पावर मॉड्यूलेटर को दिया। अब ये पावर मॉड्यूलेटर आपकी सप्लाई एसी दिया है। अगर हमारा डिवाइस डीसी पर चलता है तो यह उसको किस में बदल देगा? डीसी में। अगर एसी में वोल्टेज कम या वोल्टेज ज्यादा चाहिए, वो सब काम कौन करेगा? पावर मॉड्यूलेटर। तो जिस तरह की सप्लाई की जरूरत हमारे इस मोटर को होती है, उस तरह की सप्लाई रिसीव करने के बाद परिवर्तित करके देने का काम कौन करेगा? पावर मॉड्यूलेटर करेगा। फिर पावर मॉड्यूलेटर ने किसे सप्लाई दे दिया? मोटर को दे दिया। अब मोटर आपके आवश्यकता के अनुसार लोड से जुड़ा हुआ है।
लोड को संचालित कर रहा है। लेकिन साथियों, इस परिस्थिति में अगर मान लीजिए आपको जितनी जरूरत थी मोटर के स्पीड की, वह स्पीड आपके काम लायक नहीं मिल पाई, उस परिस्थिति में क्या होगा, लोड के संचालन से पहले मेरा यहां सेंसर लगा है, यह सेंसर क्या करेगा, सेंस करेगा कि हमने जो डाटा फीड किया है कि 200 आरपीएम की गति होनी चाहिए और वो भी गति क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में होनी चाहिए। अगर मेरा उस घड़ी की सुई की दिशा की गति को यह स्वीकार कर रहा है कि भाई सेम है, एडजैक्ट है, तो कोई बात नहीं है। अगर गड़बड़ी महसूस हो रही है, तुरंत उसको सेंस किया, सेंस करके किसको सिग्नल भेजा, कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट के पास उस परेशानी का समाधान होता है। कौन करता है साहब, आप कमांड देते हैं यहां बैठ करके, कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से आप क्या करते हैं, कमांड देते हैं, और उस कमांड के आधार पर मेरा कंट्रोल यूनिट फिर से पावर मॉड्यूलेटर को क्या करता है, परिवर्तित करता है, उसमें सुधार लाता है, और देन आपकी जैसी जरूरत है वैसी स्पीड आपको यह प्रदान करने का साथियों काम करता है। यानी पूरा सिस्टम जो है वो ऑटोमेशन पर बेस्ड है। और आज के नए जमाने में इस सिस्टम को चलाने के लिए हम इस्तेमाल साहब पीएलसी का करते हैं और एस्काडा का करते हैं। आप जब जॉब में जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, उसमें पीएलसी एस्काडा सिखाया जाएगा आपको, विशेष रूप से कैंप लगाकर। जो बच्चे जेई के लिए बनते हैं, जेई बन जाते हैं, उनको 15-15 दिन का हर 3 महीने पे दिल्ली भेजा जाता है नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। वहां से वो ट्रेनिंग करके आते हैं, फिर वो लोग ट्रेनिंग देंगे आप लोगों को, समझ गए, 1-1 सप्ताह का ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर आप ये सब पर काम करना सीखेंगे। पीएलसी का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। एस्काडा का पूरा नाम होता है सुपरवाइजरी एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा कंट्रोल, सुपरवाइजरी कंट्रोल ऑफ डाटा एग्जीक्यूशन, सुपरवाइजरी कंट्रोल ऑफ डाटा एग्जीक्यूशन। ये पीएलसी जो है हमारा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। इसमें ये जो कमांड हम दे रहे हैं किसको देंगे, पीएलसी को देंगे, आपके लैपटॉप से जुड़ा होता है, समझ गए। और इस पीएलसी में जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं RX लॉजिक 1200, ये कंप्यूटर की एक भाषा है और ये भाषा जावा का J2EE एडवांस वर्जन होता है, उसका यह पार्ट है। आप लोग जितने भी बच्चे ऑनलाइन गेमिंग वगैरह खेलते हैं, जितने भी लोगों का मोबाइल, आजकल सबका मोबाइल जो है आपका एंड्रॉयड मोबाइल है, सभी एंड्रॉयड मोबाइल में जावा का J2EE वर्जन उसमें असेंबल किया रहता है। कंप्यूटर के हाई लेवल की प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें से RX लॉजिक 1200 जो लैंग्वेज है उसका यूज करके तब हम प्रोग्राम करते हैं, और वो प्रोग्राम पीएलसी में करते हैं, और पीएलसी उसको क्या करता है, मॉनिटर करके मॉड्यूलेटर को दिशा निर्देश देता है, देन मॉड्यूलेटर अपने काम को करने का प्रयास करती है। और सुपरवाइजरी कंट्रोल ऑफ डाटा एग्जीक्यूशन एस्काडा, ये एस्काडा आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है, कहाँ टेम्परेचर बढ़ा, कहाँ स्पीड घटी, कहाँ फॉल्ट हो रहा है, ये सारी चीजें कौन करता है, आपको साहब एस्काडा करता है। यानी जिस तरह से आप सीसीटीवी कैमरा लगा करके कहीं भी बैठे रहते हैं, मोबाइल में एक्सेस कर लेते हैं, वहां बैठकर देखते हैं क्या क्या हो रहा है, ठीक उसी प्रकार का कौन काम करता है, एस्काडा करता है। और एस्काडा के आधार पर आप देख लिए कि भाई समस्या क्या है, और तब जाके आप पीएलसी में प्रोग्राम कर दिए, वो समस्या आपका मॉड्यूलेटर के द्वारा दूर हो गया। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक इंजीनियर 300 किलोमीटर दूर अपने गांव में रहकर भी अपने प्लांट का ऑपरेशन संचालित कर लेता है। तो बेरोजगारी बढ़ाने में इन टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा योगदान है, ये आप लोग को स्वीकार करना पड़ेगा। आइए साहब, तो ये बेसिक्स स्ट्रक्चर आप समझ गए।
पीएलसी स्काडा की मदद से देन हमारा जो ड्राइव है वो कैसे काम करता है और किस तरह से साथियों वह क्या करता है, तो हमारे गति को नियंत्रित करने का काम कर रहा है। कोई कंफ्यूजन यहां तक तो नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ड्राइव के जो मुख्य भाग हैं उसमें सबसे पहला भाग है पावर मॉड्यूलेटर। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जिस तरह से हमारा जो सीआरटी है, कैथोड रे ट्यूब है, वह सीआरओ का क्या होता है, हार्ट होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे ड्राइव सिस्टम का जो हार्ट है वो कौन है, पावर मॉड्यूलेटर है। ये पावर मॉड्यूलेटर नाम से ही पता चल रहा है, आउटपुट में जो पावर आप देंगे रिसीव करने के बाद किसको देंगे साहब, किसी मोटर को देंगे, है ना, गति नियंत्रित करने के लिए। तो उस पावर को कंट्रोल करने का काम किसका है, पावर मॉड्यूलेटर। तो याद रखिएगा साथियों, मशीन की गति नियंत्रित करने का काम ड्राइव का है। किसी मशीन को या किसी डिवाइस को पावर दे रहे हैं और उस पावर को नियंत्रित करने का काम पावर मॉड्यूलेटर का है। यह इस बात का भी सिलेक्शन करता है कि हमारा मशीन कैसे चलेगा। समझ गए कि नहीं? जो मेरा पावर मॉड्यूलेटर है वह इस बात को भी निर्धारित करता है कि मेरी मशीन चलेगी कैसे। एसी सप्लाई पे चलेगी, डीसी सप्लाई पे चलेगी, क्लॉकवाइज चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। ये सारी चीजों को कौन निर्धारित करने का काम करता है, पावर मॉड्यूलेटर करता है। मैंने आपसे कहा था हम ले रहे हैं एसी, मोटर को चाहिए डीसी, तो वो कन्वर्ट करके देगा। यानी इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में पावर मॉड्यूलेटर में देख लीजिए कंट्रोल रेक्टिफायर लगा है, एसी से डीसी को बदलने का काम करेगा। इन्वर्टर लगा है, अगर डीसी सप्लाई दिया तो उसको एसी में बदल लेगा। अब डीसी ही चाहिए लेकिन डीसी पहले कांस्टेंट थी, अब हमको परिवर्तनशील डीसी चाहिए, वेरिएबल डीसी चाहिए। तो डीसी को परिवर्ती डीसी में बदलने का काम कौन करता है, चॉपर करता है साथियों। कौन करता है, चॉपर। तो इसमें डीसी चॉपर भी लगा होता है। इतना ही नहीं, अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहते हैं, 50 हर्ट्ज है, हम 140 हर्ट्ज करना चाहते हैं, गीगा हर्ट्ज को मेगा हर्ट्ज में बदलना चाहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को हम बार बार चेंज करना चाहते हैं। वैसी परिस्थिति में साथियों मेरा कौन काम करेगा, साइक्लो कन्वर्टर। फिर आप यहां पर कन्वर्ट करने के साथ साथ वोल्टेज को कंट्रोल भी करना है, तो आपको एसी वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज नियंत्रक, ये सब लगा होता है। यानी बहुत सारी डिवाइसेस जो हैं वो पावर मॉड्यूलेटर के अंदर असेंबल होती हैं, वहां पर कनेक्टेड होती हैं, और तब जाकर के वह आपकी आवश्यकता के अनुसार पावर देने का काम किसको करता है, हमारे मोटर को करता है साथियों। इसीलिए हम लोग इसको सामान्य भाषा में क्या कह रहे हैं, हार्ट कह दिया करते हैं। अब आइए अगला है आपका कंट्रोल यूनिट। तो पावर मॉड्यूलेटर को नियंत्रित करने का काम कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। और यह कंट्रोल यूनिट कम वोल्टेज या पावर कितनी चाहिए ये सब को मॉनिटर करने का काम करेगा, और इसी कंट्रोल यूनिट को हम क्या करेंगे, कमांड देने का काम करेंगे। तो कोई इंजीनियर जो है वह किसको प्रोग्रामिंग करता है, कहां प्रोग्रामिंग करता है, पीएलसी में करता है, और पीएलसी में प्रोग्रामिंग करके वह किसको साहब आदेश देता है, कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट किसको चेंज करती है, पावर मॉड्यूलेटर को, और फिर पावर मॉड्यूलेटर से सिस्टम आगे बढ़ता है। साहब सेंसिंग यूनिट बहुत अच्छा चीज है, गलती है कि नहीं है, सेंस होगा तभी तो पता चलेगा, है कि नहीं है। तो सेंसिंग यूनिट जो है यह सुरक्षा के लिए बहुत क्या है साहब, आवश्यक है। ये मुख्य रूप से सुरक्षा हेतु क्या होता है, आवश्यक होता है। यह मोटर की गति और धारा की मात्रा को क्या करता है, सेंस करता है कि गति हम जितना चाहते थे उतना ही है कि उससे कम ज्यादा है, समझ गए, या धारा की मात्रा हम जितनी दे रहे हैं क्या वो मशीन को नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं। ये सारी बातों पर हमको ध्यान रखना है साथियों। एक बात को हमेशा याद रखिए, हम इंडस्ट्रियल मोटर के रूप में 3 फेज इंडक्शन मोटर को जानते हैं, उसका भी स्पीड प्रायः नियत होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन सिंक्रोनस से कम रहता है। अब उसके केस में हमको 3 फेज एसी ही संचालन के लिए चाहिए,
तो वो सारी चीजें जैसी जैसी आपकी डिवाइसेस होती हैं सब मॉनिटर करने का काम आपके पावर मॉड्यूलेटर से हो रहा है और कंट्रोल यूनिट में कमांड देकर उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। फायदा क्या है? पहले ड्राइव नहीं था, दिक्कत हो रही थी। ड्राइव के आने से, टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सुविधा भी हुई और हमें क्या क्या फायदा हुआ जरा उसको भी देख लीजिए। टॉर्क, स्पीड, पावर, बड़ा रेंज आपको मिल गया। आप छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, हर लेवल का काम आप बहुत आसानी से यहां से कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। साथियों, पर्यावरण की स्थिति से स्वतंत्र होता है। गर्मी हो, बरसात हो, आंधी आए, तूफान आए, उससे इसको विशेष असर नहीं है, उससे यह प्रभावित नहीं होता है। वेदर को लेकर कोई समस्या यहां नहीं आती है। साथियों, यह प्रदूषण मुक्त होता है। इंडोर सिस्टम में यूज करते हैं, कमरे के भीतर लगाते हैं, सुरक्षा कवच ऊपर से आप कवर कर देते हैं, तो इसमें पॉल्यूशन भी नहीं है, धुआं वगैरह कुछ निकलने वाला चीज है नहीं। इलेक्ट्रिक डिवाइस है, आप सब जानते हैं, इसलिए करके कोई समस्या वैसा होता नहीं है। स्पीड, टॉर्क सभी क्वाड्रेंट में काम करता है। 4 क्वाड्रेंट में भी हम बताएंगे आपको इसकी गति की स्थितियां बनती हैं। चारों क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कहां पर कौन सा एक्शन होता है, कैसे गति कहां प्राप्त होती है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो चारों क्वाड्रेंट में कोई भी पोजीशन पर आपका संचालन हो रहा हो, उसको बड़े आसानी से नियंत्रित करने का काम करता है। संचालन बहुत सरल है, इतना सरल है कि घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं। अब क्या चाहिए? एफिशिएंसी भी क्या होती है साथियों? अधिक होती है। ये सारे हमारे क्या थे? ड्राइव के एडवांटेज थे। अब मैं चर्चा करूंगा, 2 तरह का ड्राइव होता है, एक आपका एसी ड्राइव और दूसरा आपका डीसी ड्राइव। एसी ड्राइव के नाम से ही पता चल रहा है, इसे कौन सा सप्लाई देना होगा? एसी सप्लाई। नियंत्रित भी किस मशीन को करेगा? एसी संचालित मशीन को, यानी आवृत्ति का परिवर्तन यहां पर होना पड़ेगा, क्योंकि एसी में तो फ्रीक्वेंसी होती है, आप सब जानते हैं। कितनी फ्रीक्वेंसी एसी में होती है साहब? 50 हर्ट्ज। टॉलरेंस कितना होता है? प्लस माइनस 3%। रेंज विद्यार्थियों कितना होता है बताइए? 50 माइनस 1.5, 50 का 3% कितना? 1.5। तो क्या होगा एक बार? 50 माइनस 1.5 50 प्लस 1.5, यानी 48.5 हर्ट्ज से लेकर 51.5 हर्ट्ज के बीच अगर किसी डिवाइस को आप बनाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपका क्या होगा? आराम से भारत में वह यंत्र काम करेगा। अगर इससे कम और ज्यादा पर ले जाते हैं, इंडिया में वह ऑपरेट नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं है। साथियों, हमारी जो इंडक्शन मोटर है उसकी गति को अगर आप परिवर्तनशील बनाना चाहते हैं, आप आवश्यकता अनुसार चेंज करना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? आवृत्ति में चेंजिंग करनी पड़ेगी। एक सूत्र आप लोग कंठार कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा। 120 F/P होता है NS का मान। ये NS मेरी क्या है साथियों? सिंक्रोनस गति है। NS मेरी क्या है? सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है। और जो आपका सिंक्रोनस स्पीड है, ये ध्यान रखिएगा, यह आपका F मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, और आपकी P क्या है? नंबर ऑफ पोल है, ध्रुवों की संख्या है। इस रिलेशन से आपको यह पता चलता है कि मेरा स्पीड व्युत्क्रमानुपाती किसके है? पोल के, और मेरा स्पीड समानुपाती किसके है? फ्रीक्वेंसी के। आवृत्ति के बढ़ने से मेरा स्पीड बढ़ेगा, अब पोल के बढ़ने से स्पीड घटेगा। ये दोनों पैरामीटर्स कहीं न कहीं हमारे क्या करते हैं? गति को साहब प्रभावित करने का काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए और अमूमन आप जानते हैं, मेरा जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, यह साहब सिंक्रोनस से क्या होता है? कम गति पर चलता। बहुत पीटेंगे, ज्यादा कभी नहीं, हमेशा सिंक्रोनस से कम पर चलता है। इसीलिए इस 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम क्या कहते हैं? एसिंक्रोनस मोटर के नाम से भी जानते हैं। किससे जानते हैं? एसिंक्रोनस मोटर के नाम से जानते हैं। मतलब ही है, द मोटर होज स्पीड इज नॉट सिमिलर एज द सिंक्रोनस इज कंसीडर्ड एज
एसिंक्रोनस मोटर। ऐसा मशीन जिसकी गति क्या होती है, सिंक्रोनस के बराबर नहीं होती है, उससे कम होती है, एसिंक्रोनस कहते हैं। ठीक है कि नहीं साथियों, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ये पता चल गया जब सिंक्रोनस से थोड़ा कम है तो फ्रीक्वेंसी पोल में परिवर्तन करके हम आराम से इस ड्राइव के गति को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। अब हम लोगों ने थोड़ा और डेवलपमेंट किया, तो हमने क्या किया साहब, एसी ड्राइव में रेक्टिफायर और इन्वर्टर का भी यूनिट को लगा दिया। अब रेक्टिफायर लगाया तो कितने लोगों को पता है बच्ची, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कि डीसी को एसी में? वेरी गुड, क्या करता है रेक्टिफायर, डीसी में बदलता है। और मेरा इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है। मेरा कन्वर्टर दोनों काम करता है, एसी को भी डीसी और डीसी को भी एसी। जिस हिसाब की आवश्यकता होती है दोनों काम करता है, यानी कन्वर्टर दोनों का क्या है, सम्मिलित रूप है, इन्वर्टर और रेक्टिफायर का साथियों। चलिए, तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से ड्राइव में रेक्टिफायर और इन्वर्टर का प्रयोग कर परिवर्तित करने का काम करते हैं। अब देखिए, जो आपका एसी ड्राइव के द्वारा मोटर की गति में परिवर्तन आप किस हिसाब से करते हैं। मेरा जो फेज का वोल्टेज है V बराबर क्या होता है, 4.44 FN phi m। V तो फेज वोल्टेज है, F फ्रीक्वेंसी है, N आपका गति है, मोटर की क्या है, स्पीड है, आप phi m मेरा मैक्सिमम फ्लक्स है। विद्वानों यहां से N का मान निकालें, क्या हो जाएगा, V बाय 4.44 F। आप phi m होगा कि नहीं होगा। इस सूत्र से आप क्या देख रहे हैं, N मेरा व्युत्क्रमानुपाती फ्रीक्वेंसी का हो रहा है, N मेरा साहब व्युत्क्रमानुपाती मैक्सिमम फ्लक्स का हो रहा है, N मेरा समानुपाती सप्लाई वोल्टेज के हो रहा है। तो हम कई तरह के स्थितियों के आधार पर क्या करते हैं, गति के साथ रिलेशन बना सकते हैं। समझ गए कि नहीं विद्यार्थी जी। ये सब चीजें, जितना भी चीज मैं आप बता रहा हूं, सभी को ऑनलाइन एक्सेस मिल ही गया होगा या मिल जाएगा। सारे छात्र आज की टोटल पढ़ाई हुई चीजों को रिवाइज करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, आपका कंप्यूटर होगा और कल से आपकी क्लासेस 10 से 11 में इलेक्ट्रिक ड्राइव और 4 से 6 में इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ये चैप्टर आपका अभी चलेगा, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल माइंडसेट को चेंज करिए। अगर आप आनंद, हंसी, चुटकुले के लिए आए हैं तो आप लौट जाइए, क्योंकि हम वो ख्वाब आपका पूरा नहीं करा सकेंगे। आप पढ़ने आए हैं, नौकरी लेने आए हैं, तो आपका स्वागत है और आप यहाँ जमे रहिए, मेरे साथ मेहनत करिएगा। कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जिसका नौकरी से वंचित रह जाएगा। 2000, उससे ज्यादा का गारंटी कोई नहीं ले सकता, उतना ही सीट है, ठीक है। तो जरूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा। तो बुक देखिए, अगर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आपके पास है तो उसी को फॉलो करिए। अगर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 नहीं है, ऑनलाइन एक्सेस मिला है, PDF वहां गया है, बोर्ड की स्लाइड भी आपको जाएगी, ठीक है। 3-4 दिन, 1 सप्ताह थोड़ा धैर्य रखिए। बुक आ रही है स्पेशल बिहार के लिए, प्रैक्टिस सेट कल परसों में आ जाएगी और संडे होते होते बुक भी आ जाएगी। ओनली फॉर बिहार का जितना है उतने के लिए छांटा हुआ, ले लीजिएगा। दाम भी कम ही रहेगा, 200 के अंदर ही रहेगा प्राइस। जनरल नॉलेज की क्लास स्टार्ट करवा दीजिए। मुकेश गौंद साहब, हम आपसे विनम्रता पूर्वक क्षमा चाहते हैं, जीके की क्लासेस के लिए किसी भी बैच में हमने कमिटमेंट नहीं किया और हम वो कराने में सक्षम नहीं हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि 10 मार्क्स का जीके पूछा जाता है, उसमें 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रहेगा, 1 क्वेश्चन आपका एंशिएंट हिस्ट्री से रहेगा, 1 आपका ज्योग्राफी से रहेगा, 1 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रहेगा, 1 क्वेश्चन आपका पॉलिटिक्स से रहेगा, 1 क्वेश्चन साइंस टेक्नोलॉजी से रहेगा। तो हमको कम से कम 8 अलग अलग विषय पढ़ाने पड़ेंगे और वो 8 अलग अलग विषय 2 महीने में संभव नहीं है कि आपको कराया जा सकता है। इसीलिए आप उसको स्वयं की मदद से पढ़िए। कितना भी पढ़ा दिया जाएगा, 10 में 10 तो आप ला ही नहीं सकेंगे। समुद्र है साथियों, पूरा जीवन जीके जीएस पढ़िए, नहीं 10 में 10 आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जहां हम कंफर्म हैं
कि हमारे लिए अंधेरा है, उस पर समय व्यर्थ बिताना उचित नहीं है। जीके का मेरा टेस्ट सीरीज चलता है, उसमें क्वेश्चन देते हैं, प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उस पैटर्न को फॉलो करिए और आप कोई भी जीके का बुक लेकर के पढ़ाई कर लीजिए। करंट अफेयर्स पर थोड़ा फोकस करिए, 6 महीने का 3 क्वेश्चन बन जाएगा। 5 से ज्यादा का लक्ष्य मत रखिए, वहां पर 5 का लक्ष्य वहां रखिए, बाकी इधर पूरा जम के मेहनत करिए, जरूर सिलेक्शन होगा। ओके, थैंक यू।